गुड मॉर्निंग क्लास 8। हमने पिछली बार चर्चा की थी पत्र के ऊपर। तो आपके एग्जाम में औपचारिक और अनौपचारिक पत्र आ रहे हैं। इस पत्र को आप लिखते रहे हैं, इसमें कोई आपको संशय नहीं होना चाहिए। औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र का प्रारूप आपको भेज दिया जाएगा। इसके अलावा ये आपकी बुक में भी है, आपके पुस्तक में भी है। पुस्तक में भी औपचारिक और अनौपचारिक पत्रों को जो लिखा गया है, जो उदाहरण है, उसी के अनुसार प्रारूप करना है। तो औपचारिक पत्र का प्रारूप देखिए। सबसे पहले प्रधानाचार्य जी, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सीलमपुर नई दिल्ली। तो इसका प्रारूप होगा, सबसे पहले जिसे आप पत्र भेज रहे हैं उसका नाम और पता होगा। उसके बाद विषय लिखेंगे। विषय में संक्षिप्त विवरण देना होता है, किस चीज़ के लिए आप पत्र लिख रहे हैं। तीसरा, उसके बाद संबोधन करेंगे। मान्यवर निवेदन यह है कि दिल्ली के प्रगति मैदान में फरवरी माह में विश्व पुस्तक मेले का आयोजन हो रहा है। यहाँ विद्यार्थियों के ज्ञानार्जन के लिए अनेक विश्व स्तरीय पुस्तकें मिलती हैं। हमारी कक्षा के अनेक विद्यार्थी इस मेले में जाकर अपना ज्ञान बढ़ाना चाहते हैं। अतः आपसे विनम्र निवेदन है कि आप हमारी कक्षा के विद्यार्थियों को विश्व पुस्तक मेला देखने के लिए जाने की अनुमति प्रदान करें। ठीक है। उसके बाद धन्यवाद। अब जो लिख रहा है उसका नाम आएगा, आपका आज्ञाकारी शिष्य, कक्षा और अपना पता, नाम अपना पता। ठीक है। दिनांक डाल सकते हैं, दिनांक सबसे नीचे रहेगा। और इसके अलावा औपचारिक पत्र का प्रारूप मैं आपको भेज दे रहा हूँ। तो पत्र पर ध्यान दीजिएगा। पत्र आपके एग्जाम में दो में से एक करना होगा, औपचारिक या अनौपचारिक एक आएगा। इसके आगे चलते हैं। अब आप देखिए, अपने सिलेबस पर ध्यान दीजिए। सिलेबस में निबंध आपको अपने आप करना है। निबंध 3 आएंगे, 3 में से एक निबंध करना होगा आपको। और उसके बाद आइए शब्द भेद पर्यायवाची हैं 41 से 50 तक। इसको याद कर लीजिएगा। पर्यायवाची 41 से 50 तक। अनेकार्थक शब्द हैं 21 से 30 तक, जो शब्द के अनेक अर्थ होते हैं। एकार्थक प्रतीत होने वाले शब्द 17 से 25 है। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द 36 से 50 है। विलोम शब्द है संयोग से कृतज्ञ तक, यानी संयोग से शुरू होगा, संयोग जहाँ पर है, और कृतज्ञ तक है, इसमें से आएगा। श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द है 23 से 30 तक। समूहवाचक शब्द जो होगा वो 23 से 30 तक होगा। तो इसका आप अभ्यास कर लीजिएगा, ये आपको ही याद करने हैं। एकार्थक प्रतीत होने वाले शब्द वो हैं जो देखने से एक अर्थ के लगते हैं। ठीक है। तो एकार्थक प्रतीत होने वाले शब्द 21 से 30 तक देख लीजिए। ठीक है। तो यहाँ पर आपकी पुस्तक में है एकार्थक प्रतीत होने वाले शब्द, आप इसे देख लीजिएगा। ये सब आपको खुद याद करना है। उसके बाद मैंने बताया था कि विज्ञापन लेखन आ सकता है किसी विषय पर। निबंध लेखन एक कला है। निबंध अंग्रेजी शब्द ऐसे का हिंदी पर्याय है। विद्वानों के अनुसार सब प्रकार के बंधनों से मुक्त स्वच्छंद रचना को ही निबंध कहते हैं। जो सभी प्रकार के बंधनों से मुक्त है, ऐसी स्वच्छंद रचना निबंध कहलाती है। ठीक है। निबंध में सीमित समय में अपने विचारों को क्रमबद्ध ढंग से, सीमित शब्दों में तथा प्रभावशाली ढंग से व्यक्त किया जाता है। सीमित शब्दों में और प्रभावशाली ढंग से व्यक्त किया जाता है। अब देखिए, अच्छे निबंध में क्या विशेषताएं होनी चाहिए। पेज नंबर 273। वाक्य क्रमबद्ध तथा सुसंगत होने चाहिए। अच्छे निबंध में क्या होने चाहिए? वाक्य क्रमबद्ध हो जाए, क्रम से बंधे हों और सुसंगत होने चाहिए, अर्थात वो ठीक प्रकार से एक दूसरे से बंधे हों, गुथे हों। दूसरा, निबंध निर्धारित शब्द सीमा के अंतर्गत ही होना चाहिए।
निबंध बहुत ज़्यादा बड़ा भी ना हो, बहुत छोटा भी ना हो। वाक्य का अनावश्यक विस्तार नहीं होना चाहिए, अर्थात बहुत ज़्यादा विस्तार ना हो वाक्य का। वाक्य संक्षिप्त हों, छोटे हों। ठीक है। भाषा प्रभावशाली तथा विषयानुकूल होनी चाहिए। भाषा कैसी होनी चाहिए? प्रभावशाली हो और विषय के अनुकूल हो, विषय के अनुकूल हो। ठीक है। यत्र तत्र उद्धरणों, सूक्तियों तथा काव्य पंक्तियों आदि का प्रयोग होना चाहिए। जहाँ तहाँ उद्धरण दिया हो, उसमें काव्य पंक्ति दिया हो और सूक्तियाँ दिया हो, अर्थात कहें किसी की कही गई बातें ठीक वैसी हों, जैसे कोई कोटेशन। सूक्तियों का मतलब कोटेशन। ठीक है। अच्छा निबंध कैसे लिखें? इसके 3 चरण होते हैं। क आरंभ। आरंभ यानी उसके प्रस्ताव भी कहते हैं, उसमें भूमिका होती है कि क्या भूमिका, निबंध किस प्रकार का हो। आरंभ। ख मध्य। मध्य में विषय वस्तु का प्रतिपादन किया जाता है, विषय वस्तु कैसी हो। और अंत। अंत यानी उपसंहार या निष्कर्ष, क्या उसका उपसंहार होता है, क्या निष्कर्ष निकलता है। यानी तो आरंभ 3 भागों में बांटा जा सकता है। अब देखिए, इस पर विस्तार से चर्चा करते हैं। आरंभ, निबंध का आरंभ जितना प्रभावशाली और आकर्षक होगा, जितना प्रभावशाली और आकर्षक होगा, निबंध उतना ही अच्छा माना जाएगा। निबंध का आरंभ पढ़ने वाले के मन में रुचि और उत्सुकता जागृत करता है। तो क्या निबंध का आरंभ जब अच्छा रहेगा तो जो पढ़ेगा उसके मन में रुचि जागृत होगी, उत्सुकता जागृत होगा। निबंध का आरंभ किसी सूक्ति यानी कोटेशन, किसी उद्धरण यानी उदाहरण, काव्य पंक्ति कविता की पंक्तियाँ, या किसी घटना के वर्णन से या सीधे विषय के प्रतिपादन से किया जा सकता है, किसी प्रकार किया जा सकता है। अब दूसरा मध्य भाग। मध्य भाग में विषय को स्पष्ट किया जाता है। विषय की रूपरेखा बनाकर उसे अलग अलग अनुच्छेदों में लिखना चाहिए, अलग अलग अनुच्छेदों में। ठीक है। मध्य भाग में यह अवश्य ध्यान रखना चाहिए कि कौन सी बात पहले आनी चाहिए और कौन सी बात बाद में, यानी ये पहले होना चाहिए। सभी अनुच्छेद एक दूसरे से जुड़े प्रतीत होने चाहिए, जिससे कि निबंध पढ़ने वाले को लगे कि वह किसी विषय के बारे में क्रमबद्ध विचारों को पढ़ रहा है। विषय वस्तु को लिखते समय कोई गलत सूचना नहीं देनी चाहिए तथा किसी भी बात को दोहराना नहीं चाहिए। रिपीटेशन नहीं होनी चाहिए निबंध में, ऐसा ना हो कि एक ही बात को बार बार दोहराएं। और अंत, निबंध का अंत कैसा होना चाहिए? जिस प्रकार निबंध की प्रस्तावना या भूमिका आकर्षक होने से पढ़ने वाले व्यक्ति की रुचि जागृत होती है, उसी प्रकार निबंध का आकर्षक अंत पाठक के हृदय पर गहरा प्रभाव छोड़ता है। परीक्षक उसी निबंध पर अच्छे अंक प्रदान करते हैं जिसका प्रारंभ और अंत दोनों आकर्षक हो। इस बात का ध्यान रखना अत्यंत आवश्यक है। ठीक है। अच्छा उपसंहार लिखने के लिए मुख्य बातें। अच्छा उपसंहार कैसे लिखें? देखिए, निबंध का सारांश दिया जा सकता है, यानी समरी। भूमिका में उठाई गई बात को पुष्ट किया जा सकता है, यानी भूमिका में जो आपने पॉइंट उठाया था, जो बात उठाई थी, उसका सपोर्ट करते हुए उसे मजबूत कर सकते हैं। ठीक है। अपनी सम्मति या निष्कर्ष प्रकट किया जा सकता है। अपनी बात आप कह सकते हैं, निष्कर्ष आप दे सकते हैं। और अपने कथन की पुष्टि करते हुए किसी लेखक, कवि का उदाहरण दिया जा सकता है। किसी कवि अथवा लेखक का उदाहरण दीजिए। अब निबंध के कितने प्रकार होते हैं, ध्यान दीजिए। निबंध के 4 मुख्य प्रकार होते हैं। पहले विवरणात्मक, जहाँ विवरण दिया जाए, डिस्क्रिप्शन, घटनाओं, यात्राओं, स्मरणों, संस्मरणों का आदि वर्णन होता है, जो विवरण दिया जाता है। दूसरा होता है वर्णनात्मक, जहाँ वर्णन किया जाए, जैसे नगर का वर्णन, दृश्यों का वर्णन, ऋतुओं का वर्णन या वस्तुओं का वर्णन। चौथा है विचारात्मक, जिससे विचार दिए जाए, किसी विषय के पक्ष या विपक्ष में वर्णन, जैसे विज्ञान के लाभ और हानि, आपके विचार कहते हैं। चलचित्र का समाज पर प्रभाव, नारी की दशा आदि। और चौथा भावात्मक निबंध, जहाँ फीलिंग्स हो, भावात्मक निबंध। तो जैसे इस प्रकार के निबंध में सूक्तियों आदि पर निबंध लिखे जाते हैं। कोई कोटेशन है, जैसे परहिस सरिस धर्म नहीं भाई, या मन के हारे हार है,
या मन के जीते जीत, इस प्रकार के सूक्तियों पर निबंध होते हैं। लेकिन वास्तविकता यह है कि निबंध लिखते लिखते आप इसमें पारंगत होंगे, अच्छे से अच्छा निबंध लिख सकेंगे। इसके लिए सिर्फ आपको प्रयास ही करना है। तो आशा है कि आप निबंध ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ेंगे और अपने इस बार एग्ज़ाम में निबंध भी आएगा, इस पर आप तैयारी रखिए।